एक शादीशुदा महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्यार करने लग जाती है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बना लेती है। जब किसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है तो उस महिला के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरे को ब्लैकमेल किया और शादी का झांसा देकर मेरे साथ रेप भी किया। ऐसा आपने देखा और सुना भी होगा कि एक शादीशुदा महिला ने किसी व्यक्ति पर यह आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ रेप किया, उसने मेरे साथ झूठा वादा करके शादी भी नहीं की और मेरे को ब्लैकमेल करके मेरे साथ उसने रेप किया। लेकिन एक सवाल यह उठता है कि क्या एक शादीशुदा महिला ऐसा आरोप लगा सकती है? उसे पता भी है कि मैं शादीशुदा हूँ, उसके बावजूद भी वह दूसरे से शादी कैसे कर सकती है? यह स्थिति कई बार कोर्ट के सामने आई है, लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह जो मामला है इस लॉ को बिल्कुल क्लियर ही कर दिया है और यह भी बताया है कि किन किन कंडीशन में रेप के चार्जेज नहीं लग सकते। अगर लग भी जाती है तो एफआईआर को क्वेश किस प्रकार से किया जा सकता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके मोबाइल पर मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। हम बात करेंगे एफआईआर क्वेश्चन की, रेप एलिगेशन की, साथ ही हम बात करेंगे कि एक शादीशुदा महिला रेप का आरोप लगा सकती है कि नहीं लगा सकती। साथ ही हम बात करेंगे कि जो आप पर एलिगेशन लगाए गए हैं, इन एलिगेशन को आप किस प्रकार से खत्म करवा सकते हैं। सबसे पहले तो हम उस जजमेंट के बारे में जान लेते हैं। XXX वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2024 का यह जजमेंट है। XXX इसलिए क्योंकि लड़की का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, इसलिए कोर्ट भी उस लड़की का नाम अपने जजमेंट में नहीं लिखते। तो जजमेंट है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि जो मैंने आपको जजमेंट बताया था उस जजमेंट में क्या मामला हुआ था। इसमें यह हुआ था कि जो शिकायतकर्ता थी वह एक लेडीज थी जो शादीशुदा थी और उसके 15 साल की बच्ची भी थी। जब वह महिला एफआईआर दर्ज करवाती है तो एफआईआर में यह आरोप लगाए जाते हैं कि जब मैं अपने पति के साथ रहती थी तो मेरे पति के साथ मेरा झगड़ा चलता रहता था, इस कारण मैं उससे परेशान होके अपने पीहर में चली जाती हूँ और जब वह पीहर में चली जाती है तो जो उसकी 15 साल की बेटी थी उसके साथ वह रहने लग जाती है। साथ ही साथ उसमें यह भी बताया जाता है कि जब मैं पीहर में गई थी तो वहां पर एक टेनेंट यानी किराएदार भी होता है जो उसमें अक्यूज्ड होता है। उस टेनेंट के साथ महिला के साथ बातचीत होने लगी, उनमें फ्रेंडशिप बढ़ी और उन दोनों में प्यार हो गया और दोनों में फिजिकल रिलेशन भी हो गया। महिला के द्वारा यह भी आरोप लगाया जाता है कि उस टेनेंट ने मुझे यह कहा कि तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो, इस कारण मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तो 2018 में उस महिला ने अपने पति से तलाक ले लिया और 2019 में दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। जब धीरे धीरे बात बढ़ी और साल बीतते गए तो यह भी आरोप लगाया गया कि अब उस टेनेंट ने यानी जो अक्यूज्ड है उसने मेरे को रखने से मना कर दिया। मतलब कि जो शादीशुदा महिला थी उसको रखने से अक्यूज ने मना कर दिया और जो मेरे से शादी की गई थी वह भी प्रॉपर तरीके से नहीं की और मुझे झूठा वादा किया और मेरे साथ बलात्कार भी किया। और यह सारे आरोप लगाते हुए उस महिला ने आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत एक एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस के द्वारा न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है। जब न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है तो अक्यूज्ड जाता है हाई कोर्ट में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए वह अक्यूज हाई कोर्ट में जाता है और वहां पर जाकर यह प्रेयर करता है मेरे पर जो आरोप लगाए गए हैं वह बिल्कुल ही गलत और मनगढ़ंत रूप से लगाए गए हैं और यह प्रेयर की जाती है कि
एफआईआर को क्वेश किया जाए। अगर आपको यह लगता है कि एफआईआर झूठी है तो इसके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट भी है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज भजनलाल 1992 का यह जजमेंट है। इसके आधार पर आप एफआईआर को क्वेश करवा सकते हैं। हाईकोर्ट के द्वारा उस एफआईआर को क्वेश करने से मना कर दिया जाता है और साथ ही साथ यह कहा जाता है कि आपके खिलाफ प्राइमा फेसी ऑफेंस बनता है और आपने उसके साथ झूठा वादा भी किया है। फाइनली जो पिटिशनर है वह जाते हैं अब सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाते ही उनके द्वारा यह कहा जाता है कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह मनगढ़ंत और बेबुनियाद और गलत रूप से लगाए गए हैं, क्योंकि उस महिला के द्वारा यह कहा जा रहा है कि 2018 में उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लिया और 2019 में उसने मेरे साथ शादी कर ली, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि मैं आपके सामने एक डिवोर्स डिक्री पेश कर रहा हूं जो 2021 में ली गई थी। कहने का मतलब है कि पत्नी ने यह कहा कि मैंने 2018 में अपने पति से तलाक लिया था, यह बात गलत है। बल्कि 2021 में उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लिया था। इस प्रकार से एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं वह बिल्कुल ही गलत रूप से लगाए गए हैं। इस प्रकार से जो शादीशुदा महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई है उसे रद्द किया जाए। जब इस महिला को डिवोर्स ही 2021 में मिला था तो मैं शादी उससे कैसे कर सकता हूं? और उसने यह आरोप लगाया है कि मैंने उस महिला को शादी करने का झांसा दिया है, वो सरासर गलत है। साथ ही कोर्ट में यह भी कहा जाता है कि महिला ने जो एफआईआर में आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ उस महिला के सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत जो बयान हुए हैं उन दोनों में विरोधाभास पाया जाता है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप उस महिला की बात पर बिलीव भी कर लेते हैं तो यह कैसे पॉसिबल है जिसकी 15 साल की बेटी भी है, जो अपने पेरेंट्स के घर पर रहती है। वो यह भी कह रही है कि मेरे घर वालों की सहमति से ही लड़के के साथ फिजिकली रिलेशन बने हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे इश्यूज को भी डिस्कस किया। पहली ये है कि जो कंप्लेनेंट है वह झूठी कहानी लेकर आई है, क्योंकि हमने खुद भी यह देखा कि उसका डिवोर्स ही 2021 में हुआ था और उसकी एफआईआर और 164 के जो बयान है उन दोनों में भी विरोधाभास पाया जाता है। क्योंकि 2018 में जब डिवोर्स हुआ ही नहीं तो उसने एफआईआर में यह झूठा एलिगेशन क्यों लगाया कि 2018 में मैंने अपने हस्बैंड से तलाक ले लिया था, बल्कि डिवोर्स तो 2021 में हुआ था। एफआईआर में जो कहानी कही गई थी वह सरासर झूठी व गलत थी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब एफआईआर आप दर्ज करवाने जाते हैं और उसके बाद आपके 164 सीआरपीसी के बयान होते हैं तो उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ सच में कोई गलत घटना हुई है तो वह दोनों सेम ही होंगे। लेकिन इसमें इतने विरोधाभासी तथ्य हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि उस महिला ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस किया कि शादीशुदा महिला ही इस प्रकार की एफआईआर दर्ज करवाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम उस लॉ को क्लियर करते हैं। जब इस लॉ पर डिस्कस किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, नईम अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2020 का यह जजमेंट है। और बताया कि पहले भी हमने यह बात कही है और अब भी यह बात कह रहे हैं कि अगर कोई महिला मैरिड है, उसे पता है कि मैं शादीशुदा हूँ और वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन बना रही है, तो अगला गलत करे या न करे वह तो बाद की बात है, लेकिन महिला ने अपने हस्बैंड के साथ गलत किया है। जब उसने अपने हस्बैंड के साथ गलत किया तो उसने पहले ही वहाँ पर क्राइम कर दिया। अगर कोई शादीशुदा महिला है और उसे पता है कि मैंने कहीं पर पहले से ही शादी कर रखी है, तो कैसे मैं किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर सकती हूँ? क्योंकि भारत में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दो शादी अलाउ नहीं है। हिंदू लॉ के अनुसार अगर कोई पति या पत्नी दूसरी शादी करते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत वह अपराध माना जाएगा। तो इस प्रकार से एक पॉइंट रखा जा सकता है कि जब कोई मैरिड लड़की है तो अगला उससे कैसे वादा कर सकता है कि मैं तेरे से भी शादी कर लूंगा, मतलब कि दो शादियां तो
हो ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात और कही जाती है जो बहुत ही रिलेवेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी मैच्योर लड़की है, उसकी 15 साल की बेटी भी है और उसे पता भी है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जब उस लड़की को सब पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो हम यह बिलीव नहीं मान सकते हैं कि वह झूठे वादे में रही होगी। और आजकल से जो हमारा मॉडर्न जमाना आ रहा है, हम ये एज्यूम करते हैं कि सबको सब चीजों का पता है कि वह अपनी लाइफ में क्या काम कर रहे हैं। तो हम यह नहीं मान सकते हैं कि अक्यूज ने उस महिला से झूठा वादा किया हो। इसलिए हम नईम अहमद के जजमेंट को फॉलो करते हैं और आज से यह बात और क्लियर करते हैं कि अगर कोई मैरिड लेडी है और इस प्रकार की कोई एलिगेशन लगाती है तो वह एफआईआर चलने योग्य नहीं रहेगी। और अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई थी उसे क्वेश यानी रद्द कर दिया जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मुकदमा हो जाए या आपको लगता है कि लड़की इस प्रकार के एलिगेशन लगाए जो खुद शादीशुदा है, तो यह जजमेंट आपके बहुत ही काम में आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछ सकते हैं ताकि मेरे को अच्छा भी लगे और मोटिवेशन भी मेरे को मिलता रहे। और सब्सक्राइब चैनल को आप जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों को शेयर करें जो ऐसे झूठे एफआईआर से परेशान है। धन्यवाद।